नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो जवाब तो चाहिए। आज जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे उस इकोसिस्टम की जहां देश की कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को आखिर परेशानी क्या है? क्या भारत का मुसलमान खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझता है, या फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ नेता जो संविधान से अपने आप को ऊपर मानते हैं? वक्फ संशोधन विधेयक पर कट्टरपंथी नेताओं की बौखलाहट देखने को मिल रही है। ओवैसी जैसे नेता धमकाने वाली भाषा में बयान दे रहे हैं, जिससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन इस देश की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है? क्या भारत का मुसलमान या इस तरह के मुसलमानों के नेता कानून से ऊपर हैं? क्या वक्फ बोर्ड की मनमानी यूं ही चलती रहेगी और सरकार उस पर कार्रवाई भी ना करे? इस देश में मंदिरों की संपत्तियां सरकार के अधीन हो सकती हैं, तो फिर वक्फ की संपत्तियों पर कोई सवाल क्यों नहीं उठता? आज जवाब तो चाहिए में इसी का जवाब तलाशेंगे कि वक्फ बोर्ड खुद को सुपर गवर्नमेंट समझता है क्या? क्या दशकों से हिंदुस्तान में लूट मचाने वाला वक्फ बोर्ड, जिस पर अब कानून बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसको लेकर बैठकें की जा रही हैं, तो उस पर कुछ कट्टरपंथी मजहबी नेता इससे बौखला गए हैं। ओवैसी कह रहा है कि वो अपनी मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं देगा। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर देश भर में हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियों का खेल यूं ही चलता रहेगा? क्या जिन गरीब हिंदुओं की जमीनें जबरन वक्फ में दर्ज कर दी गई, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? और वक्फ की भूमि पर रहने वाले किराएदारों के साथ बोर्ड का अतिक्रमणकारी जैसा बर्ताव क्या जायज है? सरकार वक्फ की इसी मनमानी पर नकेल कसने के लिए विधेयक ला रही है, जो ओवैसी और बर्क जैसे कट्टरपंथियों को नागवार गुजर रहा है। उन्हें इस देश का कानून तभी अच्छा लगता है जब वो उनके पक्ष में हो, लेकिन जब कानूनी समानता की बात आती है तो ये लोग भड़काने वाली भाषा पर उतर आते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या ओवैसी देश में हिंदुओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस देश का मुसलमान स्वयं को कानून से ऊपर समझता है? और आखिर विधेयक से कट्टरपंथियों को परेशानी क्या है? इसी पर होगी विस्तार से चर्चा को विस्तार देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए मुमताज आलम रिजवी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय के बाद मेरे साथ जुड़ गए अमितोष पारीख, बीएचपी से नेता प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विधु रावल साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, लक्ष्मीकांत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और मधु मुकुल त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रिजवी साहब आपके ही साथ कर रहा हूं। एक तो वक्फ बोर्ड को लेकर जो लंबी बहस चल रही है, उससे इतर जब जेपीसी की बैठक हो रही है और बैठक के बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे बयान देते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि ओवैसी साहब संविधान से ऊपर हैं? वो संविधान को नहीं, शरीयत को मानते हैं? नहीं, सबसे पहले शुक्रिया आपका। दूसरा ये कि असदुद्दीन ओवैसी न तो संविधान है न शरीयत है। असदुद्दीन ओवैसी वैसे ही है जैसे तमाम लीडर होते हैं, और उनको इख्तियार है बयान देने का। और मोदी असदुद्दीन ओवैसी के बयान से तो चलती नहीं है। अगर चलती हो तो बता दीजिए। हाँ, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जेपीसी के मेंबर हैं, उनको कुछ गलत लग रहा है, बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि इतना जो ढिढोरा पीटा जा रहा है बीजेपी को और मोदी सरकार को, पहली बार ये अंदाजा हुआ कि बैसाखी क्या होती है, पहली बार अंदाजा हुआ कि लगाम क्या होती है, और पहली बार उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को जेपीसी में भेजा। ये उनकी मजबूरी थी, वरना 400 पार का जब नारा दिया था ना, तो ये तो सब तैयार किए बैठे हुए थे कि साहब जैसे ही हम 400 पार जाएंगे मनमानी करेंगे। लेकिन जनता ने 240 पर ढकेल दिया। अब फोन कर रहे थे कहीं नीतीश कुमार को, कहीं नायडू को, कि किसी तरीके से सरकार बन जाए। सरकार बन भी गई, बना दी गई कि चलो ठीक है बन जाए। अब सरकार बन गई तो मनमानी तो चलेगी नहीं पहले जैसे। यही वजह है, आप देखिए जो इतना आप देख रहे हैं, ये घुटना टेक दिया इस सरकार ने, और उसकी वजह ये कि वहां पे सेकुलर लीडर मौजूद हैं। ठीक है, हम नीतीश कुमार को भी मानते हैं, विधु रावल साहब आपका, नायडू को भी मानते हैं कि सेकुलर है, और वो मैं आज कोई सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिजवी साहब ने वैसे ही 3-4 सवाल पूछ लिए आपसे, तो ओपनिंग कमेंट पहले आपके सबके, फिर काउंटर लूंगा। ये पैटर्न बदले। रावल साहब। विकास जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से आपका चैनल देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल, बुलंद आ रही है, बोलिए।
रिजवी साहब विषय पर बोलने की बजाय अपने मैंडेट से बाहर जा रहे थे, कई बार कपड़ों से भी बाहर चले जाते हैं। देखिए, ये एक कॉमन समस्या है। जो अपने आप को स्वामित्व का भाव समझने वाले लोग, जो ये सोचते थे कि हम 700-800 साल तक हमने हिंदुस्तान पर राज किया है, ये वो वाली मानसिकता बाहर निकल कर आ रही है। किस प्रकार से वक्फ के बारे में बोलने की बजाय वो बता रहे थे कि 400 सीटें नहीं आई हैं। अरे भाई, 400 सीटें तो नहीं आई हैं, लेकिन पिछले 40 साल में मोदी जितनी कितनी किसी के पास सीटें नहीं आई है, जितनी अब है इतनी भी 40 साल में किसी के पास नहीं आई। ये पता होना चाहिए। हाँ, पता कीजिए आप, कोई एक पार्टी के पास 1984 के बाद केवल मोदी जी ने ही 283, 303 और 240 221 सीटें थी 1991 में कांग्रेस की। इतनी कांग्रेस की भी कभी नहीं आई। कांग्रेस ने 400 पार का नारा भी नहीं दिया। अब विषांतर हो गया। कांग्रेस ने 400 पार का नारा भी नहीं दिया था ना। कांग्रेस ने डिक्टेटरशिप भी नहीं चलाई थी, तानाशाही भी नहीं चलाई थी। आप आज क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता अब तक आए नहीं हैं, तो रिजवी साहब ने अपने आप को एज्यूम कर लिया उस रोल में। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, हम सही बात बोलते हैं। मैं जर्नलिस्ट भी बोलते हैं। सही नहीं बोल रहे, आप सही नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि हमारी 99 सीटें आ जाए, बस 240 कमेंट हो जाए। रिजवी साहब, देखिए आपके बीच में वो नहीं बोले थे ना, अभी तो डिबेट शुरू ही कर रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वक्फ नाम का जो एक नकाब है, एक पर्दा है, और ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, क्योंकि पर्दा जो हट गया तो हकीकत खुल जाएगी। इसलिए वक्फ पर बोलने के बजाय, वक्फ पर जितनी बार चर्चा होगी उतनी बार ये अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहने वाले हमारे हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पता है आपको कि आप बैसाखी पे हैं। आप लगातार बीच में बोलेंगे मुमताज जी, आपने इस प्रकार से डिबेट करनी है। नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बीच में नहीं, आप बता दीजिए। आप मैं ये वाला खेल भी खेल सकता हूँ जो आप खेल रहे हैं। इस खेल में भी आपको हरा दूंगा, आप अगर लगातार बोलना चाहते हैं। मैं ये खेल नहीं चाहता। बिल्कुल विदुर रावल साहब, अपनी बात रखिए। रिजवी साहब प्लीज ओपनिंग रिमार्क हो जाए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो भारत के संविधान के साथ, भारत की आत्मा के साथ, भारत के सामाजिक भाईचारे के साथ, और मैं कहता हूं मुसलमान वर्ग के साथ जो है कुछ इलिट लोगों ने किया हुआ था। किस प्रकार से गरीब मुसलमानों को, सबसे ज्यादा पीड़ित इस पूरे विषय में कौन रहा है? गरीब मुसलमान रहा है। ठीक है, कुछ जगह पर हिंदू भाइयों की जमीन भी जो है वक्फ बोर्ड ने कुछ किया, बहुत सारी जगह पर किसानों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की जैसे जमीन हम जानते हैं केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जो है ली के ऊपर दावा किया। बिहार के अंदर एक पूरे का पूरे गांव पर दावा कर डाला। कर्नाटक के अंदर 1300 एकड़ जो है किसानों की भूमि जो है, जिस पर किसान सदियों से, पुश्तों से खेती करता आ रहा था, उस पर दावा कर दिया। दिल्ली के अंदर मॉन्यूमेंट्स के ऊपर कर दिया। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था विकास जी, ठीक है, जिस फ्रॉड पर से पर्दा जो है हट रहा है, लेकिन पर्दा हटाना नहीं चाहते ही, इसलिए डिबेट पर 400 पे चर्चा। एक दिन 400 वाली डिबेट कर लेते हैं भाई, उस दिन 400 वाली बात करेंगे सारी की सारी। ठीक है, अमितोष पारीक साहब, एक तरफ जब रिजवी जी से मैं बात शुरू करता हूं तो वो कहते हैं कि असदुद्दीन वैसे ही हैं जैसे कि बाकी नेता और हैं, लेकिन क्या वो स्वघोषित खुद को मुसलमानों का ठेकेदार मान चुके हैं? क्या वो कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड हटाने की बात होगी तो फिर मुसलमान कुछ भी करेगा? मतलब आप खुलेआम चुनौती देंगे क्या? अमितोष पारीक भाई। जी धन्यवाद भाई। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब कानून की बात समझ में नहीं आती तो आदमी इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। और हैरानी की बात यह कि अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले भारत के कानून को भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जहां से उन्होंने बैरिस्ट्री करी है वहां पर रिलीजन क्या है, और भारत में रिलीजन है नहीं, क्योंकि सेक्युलर देश है। और सेक्युलर देश के अंदर में, पंथ निरपेक्ष देश के अंदर में आप एक सांप्रदायिक कानून को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हो, और जब आपसे वो भी नहीं होता है, जब वहां पे वोट ही नहीं पड़ता है, तो मुझे याद आता है कि किस तरह से इस देश में कांग्रेस ने 11 वोट ना पड़ने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू को जब प्रधानमंत्री बना दिया था, वैसे ही 11 वोट से ज्यादा यहाँ ना पड़ने के बाद भी वक्फ कानून को लाने के लिए किस तरह से ये पावड़े होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए कि वक्फ की शुरुआत अगर हम करते हैं विकास जी, तो विकास जी हम भी समझ लेते हैं कि वक्फ की शुरुआत हुई कहां से। अगर आपका कोई पर्सनल लॉ कहता है या आपका कोई कम्युनिटी कानून कहता है तो कुरान से आना चाहिए, लेकिन कुरान में तो वक्फ पे मेंशन ही नहीं हो रहा है। और आपका एक सूरह अल इमरान कहता है सूरह 3 में कि आप किसी को चैरिटी करते हैं, आपको चैरिटी करनी चाहिए, वक्फ का कोई मेंशन नहीं है। तो देखिए आप हदीस पे आ जाते हैं, हदीस में अब्दुल्लाह इब्न उमर भी यही कहते हैं, हदीस में अनास अबू तलहा भी यही कहते हैं कि भाई आपको प्रॉपर्टी अगर आपकी है वो चैरिटी के लिए करते हैं तो चैरिटी करिए, लेकिन वक्फ का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो एक हाफिज हुए पर्शियन पोइट विकास जी, उनका नाम था लिसान उल गयाब।
जिसको कहा जाता है वॉइस ऑफ गॉड, उनने एक्सप्रेस किया ड्रिंकिंग वाइन इज बैड बट हैविंग ए वक्फ इज वर्स। और यही प्रीवी काउंसिल ने 4 ब्रिटिश जजेस ने भी कहा था कि वक्फ इज अ डेरोगेटरी एक्ट एंड अ वर्स्ट एक्ट। भारत के अंदर में जब आप कोई कानून किसी संप्रदाय कम्युनिटी को देख के बनाते हैं तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, तो हम फिर मंदिरों को सरकार के नियंत्रण की बाहर मांग करते हैं, तो फिर क्यों इनकी सेक्युलरिज्म जाग जाता है? क्यों सीए में जब हम यहाँ बात करते हैं कि हिंदू को नागरिकता देनी चाहिए, क्यों इनका सेक्युलरिज्म जाग जाता है? लेकिन आपकी प्रॉपर्टी और दिक्कत का है विकास जी, दिक्कत है कि चलिए आपने अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी के लिए, तो मुसलमान करे ना चैरिटी, अल्लाह को तो कर रहे दान। लेकिन उन्होंने क्या करा, 2013 में अमेंडमेंट ला दिया कि बाय एनी पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम को हटा के बाय एनी पर्सन, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, और इसीलिए क्या हुआ 505 क्रिश्चियनों की जमीन ले ली केरला में, तमिलनाडु का विषय गया। तो मुझे लगता है ये ड्रैकुलियन एक्ट है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, अभी मधु मुकुल त्रिपाठी जी और लक्ष्मीकांत जी मुझे लगता है दोनों नहीं जुड़े हैं, तब तक फिर मैं रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि भाई कोई ठेकेदार नहीं है, वो सिर्फ एक वैसे ही नेता है जैसे कि और मुस्लिमों के नेता हैं, लेकिन वो कोट करते हैं मुसलमानों को कि अगर वक्फ बिल लाया जाएगा या उसमें संशोधन होगा तो मुसलमान फिर सुन के नहीं रहेगा। तो क्या वो स्वघोषित ठेकेदार हो गए हैं? और दूसरी बात, जब जेपीसी की बैठक है, जेपीसी की आप सदस्य हो, वहां जा रहे हो, बात रख रहे हो, तो बैठक में रखिए ना। बैठक में जाएंगे मुस्कुराते चेहरे लेकर, बाहर निकलेंगे तो निकलते वक्त 1.5 मिनट की एक ऐसी बाइट दे जाएंगे कि 7 बजे हमको डिबेट करनी पड़े उस पर। तो मुसलमानों को भड़काने का और अंदर जाके मुस्कुरा के बैठक करने का ये दोहरा चरित्र थोड़ी ना चलेगा भाई। नहीं, देखिए एक चीज हम बता दें, आप संविधान की दोनों लोग बात कर रहे थे कि वो संविधान नहीं समझ रहे हैं, ये ज्यादा संविधान, ये लोग बहुत अच्छा संविधान समझ रहे थे, तभी तो बाबरी मस्जिद गिरा दी, क्योंकि संविधान ने इजाजत दे रखी थी इनको, और ये बहुत अच्छा संविधान समझ रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं काशी ले लेंगे, कुल्लम कुल्ला, कोट कलाम जाके मथुरा ले लेंगे, और 42,000 मस्जिदों की लिस्ट बनाई। ये संविधान ज्यादा जानते हैं, हम लोग संविधान नहीं जानते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिर मैं कह रहा हूं कि सवाल ये है कि संविधान ही हमें इजाजत देता है कि हम एतराज करें, संविधान ही हमें इजाजत देता है कि हम सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करें, यही तो संविधान इजाजत। कहां संविधान में लिखा कि आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते? मैं ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवैसी का तर्जुमान नहीं हूं। ओवैसी क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, ये लोग इनका सब साठगांठ है, सबको पता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। देखिए बात मैं जानता हूं आप एक सिया मुसलमान हैं, आप एक सिया मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं और एडवोकेट लिखते हैं, तो मैं जानता हूं कि आप क्या व्यक्ति हैं, इसलिए मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं। लेकिन अमितोष साहब जो अभी कह रहे हैं रिजवी साहब, उसका क्या जवाब है? फिर रावल साहब आ रहा हूं आपके पास। मैं बताता हूं, मैं सबसे पहले बताता हूं क्या है। इनने वो संविधान पढ़ा है रिजवी साहब ने जो राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं, खाली संविधान। अगर इस संविधान की परिभाषा ही पढ़ लेते तो शायद इस तरह की बात ही नहीं करते। कोई भी एक्ट भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। भारत के संविधान में आर्टिकल 14, 25, 26, 28 इन सब कानूनों का प्रावधान दे रखा है। मतलब देयर इज अ राइट टू इक्वालिटी। आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वो आपको लिमिटेड दिया हुआ है भाई। आप वहां पे ये नहीं बोले कि मैं वार्निंग एंड क्वेश्चन कर रहा हूं। आप सड़कों में पत्थर फेंकने लग जाएंगे, वो भारत के संविधान और भारत के सड़कों बाबरी मस्जिद की बात में राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है तो आप तो उसकी शहादत मानते हैं। फिर क्या हुआ आपके? जब भी भारत के संविधान ने अपनी बात उठाई है, नागरिकता के लिए सीए हो गया, एनआरसी हो गया, तभी रोहिंग्या के लिए ये क्यों खड़े हो जाते हैं? मुझे लगता है इनका भारत का संविधान इन्हें गलत पढ़ लिया। ये पढ़ के आगे बांग्लादेश का संविधान, ये पढ़ के आगे पाकिस्तान का संविधान। जब इस्लाम इज अ रिलीजन है, दिस इज अ सेक्युलर कंट्री सर, एंड द सेक्युलर कंट्री प्रोवाइड्स अ लॉ व्हिच इज फॉर एवरीवन, एवरी सिटीजन रिसाइडिंग इन दिस कंट्री, नॉट फॉर ए कम्युनिटी पर्पस एंड नॉट फॉर ए रिलीजियस पर्पस। विदु रावल साहब वो कहते हैं कि अगर आप हटाना ही चाहते हैं, चलिए अगर संविधान के तहत ये चीजें नहीं होती तो सीधी बात कर दी जाती कि भाई वक्फ नहीं रहेगा। लेकिन जेपीसी की अगर बैठक हो रही है, वो टीम गठित की गई है, उसमें कई लोग हैं और तमाम दल के अलग अलग लोग हैं, तो क्या ये संवैधानिक नहीं है? फिर रावल साहब पूरे तरीके से संवैधानिक है। और बल्कि संविधान की जो मूल प्रति आई थी, जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा हुई थी, उसमें कहीं पर भी वक्फ की चर्चा नहीं हुई है। संविधान मूल रूप में जब आया था उसमें वक्फ का कोई चर्चा नहीं थी, कोई किसी प्रकार का बिल नहीं था। ये एक लेटरल एडिशन है हमारे संविधान में। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था कि कानून के दायरे में कहेंगे बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो करवाएंगे, जबरदस्ती भी करना पड़ेगा। अगर संविधान से बाहर निकलोगे तो भाई संविधान से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं इनको याद करवाना चाहता हूं कि वक्फ बिल के समर्थन में जो बेंगलुरु में रैली हुई थी 21 नवंबर 2024 को, उसमें इनकी बिरादरान के जो बड़े लोग अपने आप को मानते हैं, बुखारी साहब, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बात कही थी कि भाई अब हम अदालतों की तरफ मुंह नहीं देखेंगे,
खुलम खुला उन्होंने चैलेंज किया था और उन्होंने अपने बिरादरान को इस प्रकार से उकसाया था। और ये पूरे तरीके से ट्रेचरी है। किस प्रकार से, ठीक है, बेंगलोर में जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो लॉ है वो हम कांग्रेस के शासन है, वहां कह पाए उस धरती पर ये गलत बात बोल कर आए। लेकिन जो कांग्रेस के शासनकाल वाले बेंगलुरु में, कर्नाटक में विकास जी खुले तौर पर ये बुखारी साहब ने कहा था कि अब मुसलमान अदालतों की तरफ नहीं देखेगा, अदालतों से भीख नहीं मांगेगा, अब अपने हाथ में ले लेगा। ये संविधान के अनुरूप कहा था क्या? रिजवी साहब बता दें एक बार। नहीं, कहां, कौन से बुखारी में नाम बताइए पूरा। रिजवी साहब, हमने तो जिस बाबरी की बात कह रहे हो ना, वो बाबरी कौन से बुखारी थे, कौन से इमाम थे, कहाँ के टाइम में, वो डिटेल दीजिए ना। 128 आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 128 साल। अभी तो आप बयान दे रहे हो, आप गूगल करके बयान दे रहे हो। अरे भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो भाई, यहाँ बताइए ना किस इमाम की बात। पता था कि एक ही बात बोलेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटि से पढ़ के आए हो। आप भी पढ़ लिया करोगे व्हाट्सएप पे ज्ञान मिल रहा है तो। बता दो ना, हम गूगल हल्का मत कीजिए, डिबेट को हल्का मत कीजिए। मैं बात करूं उस पर ध्यान दीजिए। हमने तो 128 साल तक कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़कर, निचले कोर्ट और ऊपरली कोर्ट से मुकदमा जीतकर। अरे भाई, तो मुकदमा लड़ रहे थे तो ठीक है। लक्ष्मीकांत जी ने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस में। लक्ष्मीकांत जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी आज ओवीसी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड लाया जाएगा तो मुसलमान फिर सुन के नहीं रहेगा, इस चेतावनी को, इस धमकी को कैसे देखते हैं? और अगर ये धमकी थी तो फिर जेपीसी की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको संविधान मानना ही नहीं है तो फिर तो आप सड़क पे उतरने को बेताब में। विकास जी, ओवैसी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो भी भाजपा के मोदी जी के खास मित्र हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग ओवैसी साहब जो उनको आगे कर देते हैं। दोनों ही फ्रेंडली गेम खेलते हैं, सबको पता, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जहां बीजेपी को अपना बेनिफिट लेना होता है वहां पे ओवैसी साहब को आगे कर देते हैं। कभी ओवैसी साहब पे गोलियां चल जाती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कभी उनके पास वैसे रावल साहब की आवाज बढ़ाइए। तो ये इनका फ्रेंडली गेम है। ओवैसी का समर्थन क्यों लेती है कांग्रेस ओवैसी के समर्थन से हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी में सरकार क्यों बनाती है? मोदी साहब के दोस्त की मदद क्यों लेती है कांग्रेस? बताइए ना। यहाँ डिबेट पर आकर बैठकर कुछ भी बोल जाओगे, ये भाषण ठीक है। चलिए पहली टिप्पणी आ जाने दीजिए लक्ष्मीकांत जी की, जरा पहली टिप्पणी ले लेते हैं। किसकी सरकार चल रही थी कश्मीर में? इनका बदतमीजी लोगों का ऐसा मत बिठाया करो यहाँ पे। कमाल है, मैं बंद अभी शुरू नहीं किया बोलना, इसका पहले ही बोलना शुरू होता है। हाँ, तो पहला ही सेंटेंस इतना गलत बोलेंगे तो क्या करें? अरे पहला ही सेंटेंस तथ्यात्मक, इतनी बड़ी तथ्यात्मक। ठीक है। अरे लक्ष्मीकांत जी, ऐसे नहीं भाई, टीवी डिबेट है, तू तड़ाक मत करिए। रावल साहब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट दे दीजिए, उनका ओपनिंग टिप्पणी आ जाने दीजिए। ठीक है, बोलिए सर, सीधा सब विषय पे। नहीं, ये तो विषय में बता रहा हूँ। ये आदमी, ये भाई जो मेरा विधु रावल बैठा है, ये बैठते ही कांग्रेस को गालियां देने शुरू करते हैं, वो तो ठीक है। हम इनके बारे में तो कुछ बोलते हैं वो गलत है। जब मैंने भी सुनी है ना, अरे मैंने सुनी है, सुनने की हिम्मत रखो आप। सर अभी आपका टर्न है, आप बोल रहे हैं, प्लीज विषय पे रहेंगे तो ठीक है। अब बोलिए, नहीं बोल रहे हैं वो, मैंने बोल दिया है। ठीक है, बोलिए। बोलने जगह कभी बोल लूंगा ना साहब। बोलिए। मैंने कहा कि ओवैसी साहब तब बोलते हैं जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जो उनको बनवाना चाहते हैं। वही मामला, जो मामला कानून का है, जो संविधान का है, जिसमें आप उस से चलिए, गलत लगता है तो गलत का विरोध कीजिए, लेकिन खुलेआम सड़कों पे जैसे क्यों? ये भाषा किसकी है? ये तो इन्हीं लोगों की भाषा है और वो बोलते हैं, उसको कौन उचित ठहरा सकता है? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हकों के ऊपर डाका पड़ा है, कुछ गलत हुआ है, आपको विरोध करने का हक है, आप अपनी लड़ाई लड़े, बिल्कुल लड़े, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोले। ये सब कुछ यही चलता रहता है। जैसे आप बोल रहे हैं, मैंने फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? जो असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि अगर वक्फ बोर्ड आएगा तो फिर मुसलमान चुप नहीं रहेगा, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए आप। इसमें कांग्रेस का मसला ही कोई नहीं है, ओवैसी का, साहब का, नरेंद्र मोदी साहब का मसला है ना। मैंने बताया तो है, ये तो फ्रंट में दोनों फ्रंटली मैच खेलते हैं। अरे आप पक्ष में हैं, विरोध में हैं सर, कहीं तो होंगे आप। अरे साहब, हम किसका, आपका क्या पक्ष है? या तो इसके विरोध में होंगे कि भाई कानूनी जेपीसी की बैठक चल रही है उसमें बात हो, अगर पक्ष में है तो फिर क्या आप कह रहे हैं कि सही है? कहीं तो होंगे ना। अरे हम ओवैसी साहब के पक्ष में नहीं, हमें ओवैसी से को लेकर देना नहीं। हमने कहा ना कि हम कानून के, संविधान के आदमी हैं। राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं, उसमें अगर संवैधानिक रूप से किसी के हक छीनने जाएंगे
तो जिसके हक छीने जाएंगे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस विकास जी जरा कानून में अमेंडमेंट ये नहीं है कि ओवैसी साहब बोले तो हम बताते हैं। ठीक है, अमितोष कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, इनसे ये लक्ष्मीकांत जी से पूछिए कि कौन सा हक छीन लिया। इनने कानून पढ़ा भी नहीं और यहाँ डिबेट करने बैठ जाते हैं। मेरी बात सुनिए, वक्फ के अंदर में शरिया कानून नहीं चल रहा है, बीच में मत बोलिए करिए, शरिया कानून नहीं चल रहा है। यहाँ पे काजी कोर्ट की बात नहीं हो रही है, संवैधानिक बात हो रही है। यहाँ कहा क्या अमेंडमेंट के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल का फाइनल बाइंडिंग नहीं है जजमेंट, तो उसको अपील का प्रावधान दिया है। इसमें इनको दिक्कत हो गई। आप सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट बनाता है और उसको आप पार्टी नहीं बना सकते, ये उनके लिए ठीक है। लेकिन सर्वे कमिश्नर को पार्टी बनाओगे और सर्वे सही होगा। सेक्शन 8 में कॉस्ट किसकी लग रही है सर्वे में? ये मेरी और आपके, हम जो पैसा दे रहे हैं टैक्स के माध्यम से, उससे सर्वे करते हैं, उसके बाद ये औकाफ में लेके आते हैं और आप ट्रिब्यूनल के अंदर में जाते हैं जब फाइनल बाइंडिंग जजमेंट हो जाता है। आप उसको हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सिविल राइट्स ले लिए, आपके पास लिमिटेशन नहीं है। मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी वक्फ लेता है तो उसके पास 1 साल का ही टाइम है कि वो जाके क्लेम कर सकता है, लेकिन कहां से करे? पब्लिक नोटिस का प्रावधान नहीं है और आप पे लिमिटेशन नहीं लग रहा। हक छीन किसका रहे और किसका दे रहे हैं, पहले तो लक्ष्मीकांत जी को पता होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी काउंटर, लक्ष्मीकांत जी आपको काउंटर बहुत जल्दी से। मैं वही बता, अभी मैं विकास भाई, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो भी हो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। ये अगर कमेटी बनी है, जेपीसी बनी तो कानून के दायरे में बनी होगी, संविधान के दायरे में बनी होगी। अरे मैं इस पे आपसे पहले सवाल पूछता हूं तो आप कहते हैं हमारा कोई स्टैंड नहीं है। अरे भाई, संविधान के तहत ही जेपीसी की बैठकें चल रही हैं। मैं सवाल तो सुन लीजिए सर। सर आप सवाल ही नहीं सुनना चाहते हैं, आप सवाल ही नहीं सुनना चाहते हैं। सभी गेस्ट को स्क्रीन पे लीजिए पहले। अरे सुनिए ना, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक बात कही है विकास भाई, किस कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में जो भी काम होगा उससे हम उसके साथ रहते हैं। हम ये नहीं कि आपने ठीक है, अब आपने इतनी बात रखी। अब यहीं से मेरा एक 10 सेकंड का छोटा सा क्वेश्चन, फिर आप पूरा 1 मिनट में आपको दूंगा। अब आपने कहा कि हम कानून के साथ रहते हैं, तो क्या आप मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया वो कानून के दायरे में नहीं है? पहले 1 सेकंड मेरी बात सुनिए ना, पहले सुनिए। अभी अमितोष जी ने एक बात कही कि किसके हक छीने जा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि किसके छीनने जा रहे हैं, किसके नहीं छीनने जा रहे। इसका मतलब इनको खतरा है। मतलब ये लोग हिंदू मुसलमान करके सारा सबका हथियाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान बना दिया भाई। अरे किसी तरीके से आपको किस देश के बारे में सोचिए, हिंदू मुसलमान से बाहर निकलिए, हिंदुस्तान के बारे में 2013 में अमेंडमेंट क्यों करा ये बताइए। 2013 का अमेंडमेंट क्यों था? सिर्फ राष्ट्रवादी कह देने से राष्ट्रभक्त नहीं बनता। 2013 में अमेंडमेंट 1954 के बाद क्यों करा साहब? इस्लाम को हटा के बाय एनी पर्सन क्यों कर दिया? ठीक है, लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, सवाल सिर्फ इतना सा है कि ओवैसी उस जेपीसी के एक मेंबर हैं ऑफिशियल तौर पर। आप भले ही ना माने, आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, चलिए मैं मानता हूं, लेकिन एक सदस्य होने के नाते अगर वो ये कहते हैं कि ये कानून आया या वक्फ बिल को हटाया गया या वक्फ को हटाया गया तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, इस पर एक पढ़ा लिखा मुसलमान, एक एडवोकेट मुसलमान, एक शिया मुसलमान क्या सोचता है? एक मैसेज अब दे दीजिए रिजवी साहब जरा। देखिए, पहली चीज तो ये कि आप ही बार बार कह रहे थे ठेकेदार। मैं नहीं कहा कि वो मेंबर हैं और अपनी बात कह रहे हैं, उनको पूरा हक है और कहना चाहिए। क्या आप समर्थन करते हैं इस बात का? नहीं, देखिए, वो मेंबर है, वो अच्छा समझते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि चूंकि उस पर बहस हो रही है, उस पर बातचीत हो रही है, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट होना चाहिए। देखिए, वक्फ बाय यूजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको जिस तरीके से अब सरकार जो है मानने के लिए तैयार हो गई है, इसी तरीके से कई और अमेंडमेंट जो है उस पे सरकार जो है वो झुकी है। तो अभी चर्चा चल रही, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर हम कोई फैसला सुना दें। बाकी देखिए, बोलना तो पड़ता है, आवाज तो उठानी पड़ती है। आपको याद नहीं कि जंतर मंतर रिजवी भाई क्या बात कर रहे हैं? अगर नहीं सब कुछ जरा स्क्रीन पे लीजिए। रिजवी भाई क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल इतना सा है, अगर कोई कह रहा है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, अरे भाई एक तो आप कह रहे हैं बोलना तो पड़ता है। अरे भाई, नेता डंडा या लाठी नहीं चलाता है, नेता शब्द से बाण चलाता है। सामाजिक सौहार्द का मतलब क्या कह रहे हैं? अगर बिल आएगा तो दंगे होंगे इस देश में। विदुर रावल साहब, नहीं वैसी डंडा लेके जा रहे हैं। नहीं, क्या लेके जा रहे हैं? वैसी डंडा लेके जा रहे हैं, लाठी लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? अगर बिल आया तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, ये दंगा फैलाने वाली बात नहीं है क्या?
अरे एक बार भाई हम मैं कह रहे हैं कि प्रार्थना अगर करूंगा आपको आगाह जिनको आप किया जा रहा है लगातार कि आप जो है हड़पने की कोशिश न करिए, अडानी अंबानी को मत दीजिए, ऐसे आगाह करेंगे। जिस तरह से रेलवे के लिए थी, जिस तरह से आपने अमितोष पारिक, ये तो फिर विदुर रावल साहब खुला चैलेंज हो गया। वो कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा अगर बिल आया, तो फिर ये शरीयत मानने वाली तो बात हुई ना, संविधान को तो आपने फिर दरकिनार कर दिया। आप जो इज्जत नवाज रहे थे उन्हें बार बार उनको जो बता रहे थे उन्होंने बता दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया। मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आपको बार बार स्कॉलर कहा जा रहा है, आप स्कॉलर की तरह बिहेव भी कीजिए, मेरे बीच में मत बोलिएगा। एक ये दिस हैज गॉन फार टू लॉन्ग, ये लगातार हो रहा है। ये जो धमकी उस तरफ से आती है ना कि ये करोगे तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा, भाईचारा बिगड़ जाएगा, गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ जाएगी, ये आज से नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट एक्शन वाली मानसिकता है। कोलकाता की सड़कों पर हमने आती है, आप बताइए संसद से कौन धमकी देता है? धर्म संसद करके कोई और नहीं, आप बताइए ना, धर्म संसद से कौन धमकी देता है? स्कॉलर कितना नहीं बिहेव कर रहे, ये स्कॉलर कितना नहीं बिहेव कर रहे। सॉरी, आई नीड टू से दिस। तीसरी बार हुआ है जब मैं बोलने लगा हूं और ये लगातार बीच में बोल रहे हैं। ये जो लगातार धमकी दी जाती है ना, 1946 में दी गई थी कि अगर पाकिस्तान नहीं दोगे तो डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा, और फिर करके दिखाया। कोलकाता की सड़कों में एक दिन में 10,000 हिंदुओं का कत्ल किया। ये जो मालाबार में, मोपला में जो हमने देखा किस प्रकार से 1921-22 में इन्होंने करके दिखाया कि किस प्रकार खलीफा जो है तुर्की का हटेगा तो उसमें आकर ये यहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार करेंगे। भारत की धरती पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, हजारों किलोमीटर दूर, हजारों मील दूर आकर ये एक धमकी का एक स्वरूप है। लेकिन ये बहुत हो चुका है, दिस फार एंड नो फर्दर। अब ये धमकियां सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आपने सीए का भी विरोध इसी प्रकार से किया था, दिल्ली के अंदर दंगे किए थे, लेकिन उसके बाद भी सीए नहीं जो है हट पाया, और बल्कि सीए आज हिंदुस्तान की एक रियलिटी है। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा था, मेरे साथी ने जो है ओवैसी के बारे में बोला था, लक्ष्मीकांत जी ने अपनी बात शुरू की थी, तब मैंने उनको इसलिए टोका था क्योंकि 2000, मैं 3 छोटे छोटे तथ्य रख के अपनी बात पूरी कर रहा हूं। 2012 में ओवैसी के साथ कांग्रेस ने हैदराबाद के म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा। 2020 में आकर उसने बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, बाद में बीआरएस बनी, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ये खुद को सेकुलर पार्टियां कहती थी। अब मेरे पास जो है यहाँ पर ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लेकर आया हूं। ओवैसी ने लोकसभा चुनाव पिछले साल से एक शाम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को सपोर्ट दिया। लोकसभा के चुनाव के अंदर सभी जगह अपने लोगों से अपील की कि तेलंगाना के अंदर लोकसभा में कांग्रेस को वोट दीजिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लेकर आया हूं। इसके साथ साथ इसी के बदले में कांग्रेस के जो सीएम हैं तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी, उन्होंने केवल 2 दिन पहले ही कांग्रेस को और एआईएम को नेचुरल पार्टनर बताया है। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के हैं, हैदराबाद में जिनका जो है सचिवालय है, वही रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नेता जो है वो कह रहे हैं कि एआईएम और कांग्रेस जो है नेचुरल पार्टनर से। और आपके इन दोनों सवालों पे मैं लक्ष्मीकांत जी से जवाब लूंगा, लेकिन अमितोष पारिक साहब, अभी जो रिजवी साहब कह रहे थे कि भाई बोलना पड़ता है, लेकिन अगर इस तरह की आप धमकी देंगे तो ये बोलने में जायज नहीं होगी ना। फिर धर्म संसद में अगर सनातन बोर्ड बनाने की मांग होती है, अगर वो आपको धमकी लग रही है तो ओवैसी साहब की ये बात भी धमकी ही है। नहीं, निश्चित धमकी है, लेकिन क्या है, ओवैसी साहब को ऐसे मुस्लिम स्कॉलर अलीम रिजवी जैसे लोग का सहयोग जब मिलता है तो उनमें वो हिम्मत आती है कि वो सदन में वोट के दिन जय फिलिस्तीन के नारा लगा देते हैं, और यहीं बैठे हुए ये लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको समर्थन भी देते हैं। अभी इन्होंने एक बात कही, वक्फ बाय यूजर। विकास जी, वक्फ बाय यूजर क्या है? कि आपने कोई वक्फ लिया किसी काम के लिए और उसको यूज नहीं करा तो भी वो वक्फ आपका ही रहेगा। आप तो इस सरकार जब आपको कोई लैंड देती है, प्रॉपर्टी देती है, उसके बाद भी जब आप उसका यूज नहीं लेते हैं, यूज खत्म हो जाता है, तो वो आपसे वापस ले लेती है। तो वक्फ कोई स्पेशल है क्या? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल 100 लिमिटेड केस के अंदर में कहा कि नहीं, यूजर नहीं है तो वापिस से लैंड को दे दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन में कहा कि आप तो कल को कह देंगे ताजमहल आपका है, भारत का कोई कोना आपका है, तो आपके जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने जजमेंट में कहा। अमितोष पारिक भाई, कह देंगे नहीं, कह दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट बता दिया, दिल्ली तो पूरी बता दी है वक्फ की बोर्ड की, अब पता नहीं नोएडा भी ना हो जाए। लक्ष्मीकांत जी, विदुर रावल साहब ने जो पूछा था उस पर जवाब दीजिए अब। अरे 123 प्रॉपर्टी तो दे नहीं पाए। विकास जिसमें प्रोफेसर साहब विभू जी ने एक बात रखी है कि ओवैसी और कांग्रेस के गठजोड़ की, मैं उससे पहले मतलब मैं अपनी बात का जवाब दूं। एक जवाब मेरा काउंटर सवाल ये है कि पंजाब के अंदर
अकाली दल के साथ सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी मिलकर के, और वहां पर मंच से आतंकवादियों को सूर्यों पे भेंट किए जाते हैं जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देश के अंदर लाखों पर हिंदुओं का कत्लेआम किया, हजारों का, उन लोगों को सूर्यों पे भेंट करके, और भारतीय जनता पार्टी उस अलायंस में सरकार चलाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी पार्टी है। तो आप सुनिए, सुनिए, मैं चुप रहा ना। पीडीपी सरकार, पीडीपी के साथ सरकार बनाती है, मुफ्ती मोहम्मद, ये जो इनकी महबूबा मुफ्ती, इसी वजह से 370 टूटा, और सरकार बनते ही मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, मुफ्ती खुद ही बताती है। ठीक है, सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे तो लक्ष्मीकांत जी चुप थे, अब बोलने दीजिए, बोलिए। हमारे साथ नहीं था यार, मैं भाई कह रहा हूँ, आपकी पूछ रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाते ही एक बड़े खतरनाक आतंकवादी को जेल से रिहा किया जाता है, और भी कितने आतंकवादी प्रतिबद्ध जमते हैं वहां पे। तो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाती है। ठीक है, हो गया लक्ष्मीकांत जी, हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं, अब सुनिए ना, 40 मिनट हो गए इस डिबेट को, आपके मुंह से एक बार वक्फ शब्द ही नहीं निकला है। आपने बीजेपी की हिस्ट्री बता दी, कांग्रेस की बताई, ओवीसी की बताई, ठीक है। अरे वक्फ पे आज डिबेट है, उस पर तो स्टैंड बताइए सर। क्या आप मुद्दों से जितने दूर हैं उतने ही जनता से भी हो गए क्या? अरे वक्फ पे तो स्टैंड बताइए भाई। सुनिए विकास भाई, एक तो ये खाली जो आप लोग बैठते हो ना, आप लोग भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा आप भाजपा की पैरवी करते हो। देखो, ओएसी हो गए, भारतीय जनता पार्टी हो गई, अब आप मेरे ऊपर आ गए। मैं कह रहा हूं ना, वक्त पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे स्टैंड तो बताइए, जेपीसी की जो बैठक चल रही है उस पर क्या स्टैंड है आपका? अरे मैं आपको बता, सुन तो रहे नहीं आप, मैंने 2 बातें बता दी आपको जी, बहुत जल्दी से आप लास्ट कमेंट दे दीजिए आप। एक तो अकेली हिंदुओं की ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो दिमाग में रखी है। ठीक है, आपने कहा वक्त के बारे में, मैं वक्त की बता रहा हूं, वक्त बोर्ड के बारे में, कि जो संविधान के संवैधानिक दायरे में और कानून के दायरे में जो फैसला होगा, हम उसको कांग्रेस की उसको इनकार थोड़ी कर सकते हैं। इस बयान पे चुप रहेंगे, ओवैसी के बयान पर चुप रहेंगे, बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं कहना है अपन को, ऐसा कुछ है? मैंने कहा ओवैसी का बयान बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी धमकी है तो गलत है। मैंने कहा धमकी गलत है। ठीक है, रिजवी साहब बहुत जल्दी से 15 सेकंड में सबका फाइनल कमेंट। रिजवी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो जेपीसी में मीटिंग चल रही है, हमें पूरा यकीन है कि अजीत पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, नायडू हैं, और बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, कोई भी नेता हो इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। अमितोष पारीक 10 सेकंड आपके। धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के ठेकेदार नहीं, पर हाँ वो देश के ठेकेदार है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुसलमानों के ठेकेदार रही है, उसी का पश्चाताप इनको देना पड़ रहा है कि देश को वक्त। ठीक है, रावल साहब आखिरी 10 सेकंड आपके। मुफ्ती खुद बता चुकी है कि गठबंधन करके, गठबंधन भाजपा ने किया और 370 तोड़ दी, इसकी पीड़ा वो खुद जता चुकी है। चलिए, समय मेरे पास इतना ही था। रावल साहब, फिर हम इस पे एक लंबी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रावल साहब, अमितोष पारीक जी, रिजवी साहब आपका, और लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। लेकिन सवाल आखिर यही है कि इस तरह का जो सवाल और इस तरह की बात अगर सामाजिक सौहार्द की आप करते हैं सिर्फ एक हवाले से, जबकि मुसलमान खुद रिजवी साहब कह रहे हैं कि हम आपको नेता और हमारा ठेकेदार मानते ही नहीं है, तो इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। जवाब तो चाहिए। मैं आज फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।